हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनबीए एजुकेशन पे। और आर्टिकल के इस दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज है डे 2 और आज हम देखने वाले हैं भाग 3। ठीक है, भाग 3 हमें क्या कहता है? भाग 3 में है आपका क्या? मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। ये राज्य भाई आपका यूपी बिहार वाला राज्य नहीं है। ठीक है, ये है आपका एक अथॉरिटी जो कि आपके नियम कायदे कानून भी बनाती है, अपने लोगों का ध्यान भी रखती है और बाकी सारे जो आपके जो इंसेट होते हैं, जो भी एक राज्य को चलाने के लिए चीजें आवश्यक होती हैं, वो सभी आपके राज्य की परिभाषा को व्यक्त करती हैं। ठीक है, राज्य की परिभाषा दैट मीन्स कि आपका एक कंट्री के लिए है। ठीक है, कंट्री को क्या कहते हैं? एक राज्य कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ स्टेट को राज्य क्यों कहा गया है? स्टेट को राज्य इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे यहाँ जो राज्य हैं वो 562 देसी रियासतों में बटे हुए थे। ठीक है, उन 562 देसी रियासतों को ये फील करवाने के लिए कि भैया आप किसी देश में विलय नहीं हो रहे हो, आप एक अपना खुद का राज्य बनाने जा रहे हो। ठीक है, इसलिए इसको राज्य बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्टिकल 13, जिसमें कहा गया है मौलिक अधिकारों के विपरीत कानून की अमान्यता। दैट मीन्स कि इन फ्यूचर कोई भी ऐसा कानून निकल के आता है जो कि मूल अधिकारों का हनन करता है। ठीक है, कल को ये अधिकार आ जाए कि भैया आप सिर्फ 10 से 5 ही घूम सकते हो। ठीक है, तो वो क्या है? आपके मूल अधिकारों का हनन है। तो वो कानून क्या होगा? वो कानून आपकी अमान्यता है। ठीक है, वो कानून की अमान्यता है। चलिए, आर्टिकल 13 के अंतर्गत ही कहा गया है मूल अधिकारों का अल्पीकरण। ठीक है, अल्पीकरण मीन्स कि मान लीजिए कि आर्टिकल 19 के अंदर कहा गया है कि आपके पास घूमने का अधिकार है, तो क्या किसी के बेडरूम में घुस जाओगे? नहीं ना। तो वही कहा गया है कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण। ये किसके अंतर्गत है? ये भी 13 के अंतर्गत ही है। अब यहाँ से 14 से 18 तक आता है आपका समानता का अधिकार। ठीक है, 14 से 18 तक क्या आता है? समानता का अधिकार, जिसमें आपका आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समानता, और आर्टिकल 15 कहता है लिंग, जाति और धर्म के आधार पे भेदभाव का निषेध। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। डेट मीन्स कि आपकी अगर कल कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें ये नहीं होगा कि सिर्फ ब्राह्मण भरेंगे, ये नहीं होगा कि सिर्फ मुस्लिम भरेंगे, ये नहीं होगा कि सिर्फ क्रिश्चियंस भरेंगे, है ना। ये भी नहीं होगा कि भैया सिया सुन्नी में कोई बंटवारा हो जाए कि नहीं सिर्फ सिया भरेंगे सुन्नी नहीं भरेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार के अवसर की समानता। ठीक है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मीन्स छुआछूत। ठीक है, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। उपाधियां सिर्फ किसको छोड़ के? एक शिक्षा की उपाधि। ठीक है, एक शिक्षा की उपाधि और एक आपकी सेना की उपाधि। फिर इसके अलावा और कोई भी आप नहीं रख सकते उपाधि। ठीक है, कोई रख दिया हिंद केसरी, कोई बिहार केसरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ टाइटल अभी भी दिए जाते हैं, टाइटल दिए जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है आपका आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। एक्चुअली में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 19 से 22 तक है। ठीक है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। आपसे अगर पूछे कि स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो 19 से 22 तक पूरा आता है। इसमें आता है 19 का ए, जिसमें आपका है मूक एवं अभिव्यक्ति। मतलब आप चुप रहना चाहते हो तो आप चुप रह सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा कि भैया आप चुप क्यों हो। आप चाहते हो कि मैं बोलना चाहता हूं तो आप बोल सकते हो। ठीक है, आर्टिकल बी क्या कहता है? ठीक है, इसमें है आपका एक ट्रिक लगती है, बोस संग। ठीक है, बोस संग घूमने व
व्यापार करो, ये इसको घूमो कर लो भाई, ठीक है, व्यापार करो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बोझ से बोलने की स्वतंत्रता, स से आपका संघ या फिर संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सी में क्या होगा आपका शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी हथियार के आपका संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी में क्या है, डी में है आपका घूमने की स्वतंत्रता, ई में क्या है, ई में है आपका बसने की स्वतंत्रता, और एफ आपका समाप्त हो गया है, एफ आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है, जी क्या है आपका, जी है व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई, 19 हो गया आपका कंप्लीट, ए बी सी डी और जी मैंने सब बता दिया, ठीक है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए संरक्षण, ठीक है। दैट मीन्स कि आपके ऊपर जब तक कोई केस हुआ है वो सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप अपराधी नहीं माने जाओगे, आप सिर्फ दोषी माने जाओगे, ठीक है। और 21 कहता है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ये है राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, ओके। चलो हाँ, इसी में आपका जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। और हमारा संविधान हमें सिर्फ जीवन जीने का अधिकार देता है, मृत्यु का अधिकार नहीं देता। इसीलिए आप देखोगे कि अगर कोई लड़का सुसाइड करने जा रहा है और अगर वो बच जाता है तो उसको जेल हो जाती है, ठीक है, ये चीजें हैं। आर्टिकल 21 ए, ये आपका हुआ था 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन उसके तहत जोड़ा गया था, ठीक है, 2003 में, कब, 2003 में, ठीक है। ये है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है। बाकी आपके कब जोड़े गए थे, बाकी 10 मौलिक कर्तव्य आपके जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में तब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे आपका आर्टिकल 22 गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के से संरक्षण, दैट मीन्स कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आता है तो आप उससे वारंट मांग सकते हो, ठीक है। इसके अंतर्गत ही कहा गया है कि 24 घंटे के अंतर्गत आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, आने जाने का वक्त शामिल नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ये आर्टिकल 22 के अंतर्गत है। फिर उसके बाद 23 और 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अंतर्गत आता है 23 और 24, ठीक है। तो आर्टिकल 23 कहता है मानव तस्करी एवं जबरन मजदूरी निषेध, ठीक है। आर्टिकल 24 कहता है बालकों से खतरनाक रोजगार का निषेध, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका 14 साल से प्लस में, ठीक है। 23 क्या है, 14 साल से प्लस में, ठीक है। मानव तस्करी मतलब अंग तस्करी जो होता है, और जबरन मजदूरी मतलब आपके जो बंधुआ मजदूर रख लिए जाते हैं वो आपका निषेध है। ये 14 से ज्यादा के लिए है, 23 क्या है 14 से ज्यादा के लिए, और 24 क्या है 14 से कम के लिए, ठीक है, 14 से कम के लिए। तो 14 साल से कम के बच्चों को खतरनाक रोजगार योजनाओं में आप शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। पटाखा फैक्ट्री में बहुत सारे लड़के रख लिए जाते हैं कम पैसों में ना, तो वो सारी चीजें नहीं होंगी। आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 25 कहता है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 कहता है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको जो धर्म मानना है वो धर्म मान सकता है, जरूरी नहीं है कि आप मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए हो और आपको क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करनी है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, ठीक है। आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, दैट मीन्स कि ये एक व्यक्ति के लिए है, ठीक है, ये एक व्यक्ति के लिए है। आप देखते होंगे कि जब भी आपका सावन आता है, ठीक है, सावन आता है तो उसमें बहुत सारे लोग भंडारा करवाते हैं, तो भाई वो व्यक्तिगत है, ठीक है। कोई ये नहीं कह सकता कि भैया भंडारा क्यों करवा रहे हो, अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो बहुत सारे लोग पंडाल लगवाएंगे सड़कों पे, मैदानों में, तो उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता, कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती किसी व्यक्ति के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो उसके पास आर्टिकल 26 है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 27 कहता है करों द्वारा किसी धर्म का प्रचार का निषेध, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है।
एक्चुअल में ये है कर माफी, ठीक है, कर माफी है ये। आर्टिकल 27 क्या है कि अगर आप किसी धार्मिक प्रशिक्षण संस्थान में या फिर कहीं भी आप ऐसा दान करते हो तो उसको अगर आप अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो करते हो तो वो आपके कर माफी में जायज होता है, ठीक है भाई। कर माफी के लिए है कि धर्म प्रचार में किए गए धन का कर माफ, ठीक है, ये है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है आपका धार्मिक शिक्षा का निषेध। धार्मिक शिक्षा ये इसलिए है कि भैया आपके सरकारी स्कूलों में किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म का कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आपके कुछ मदरसे चलते हैं। तो मदरसा किस लिए है? मदरसे तो आपके भाई इसीलिए है कि उसमें उर्दू सिखाई जाएगी, उसमें मुस्लिम यानी कि मुस्लिम धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो वो आपके उसमें निषेध है, ठीक है, कुछ अपवाद के अंतर्गत आते हैं। और इसी तरह आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो उसमें भी आपका पुरोहित, उससे क्या निकलते हैं? पुरोहित निकलते हैं भाई। तो आप देखोगे उसमें संस्कृत का बहुत मतलब एकदम विशाल भंडार है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 से 28 तक आपका क्या आता है? धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। 25 से 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। तो आपसे पूछा जाए कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो वो है 25 से लेके 28 तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। दैट मीन्स कि जो भी आपके माइनॉरिटी है, ठीक है, अल्पसंख्यक है, तो इसमें अल्पसंख्यक में धर्म की बात की गई है, ना कि आपकी किसी जाति की बात की गई है, ठीक है। अल्पसंख्यक में क्या बात की गई है? धर्म की, ठीक है। तो आर्टिकल 29 और 30 क्या है? ये धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक प्रशिक्षण का अधिकार, ठीक है। तो इसमें आपके आते हैं सिख, ईसाई और मुस्लिम, ठीक है। और इसके अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो मेनली जो हमारे यहाँ है, मेनली हमारे यहाँ तीन जो अल्पसंख्यक हैं, सिख, ईसाई और मुस्लिम, ठीक है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है कि शैक्षिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार अल्पसंख्यकों को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक जो भी आपकी माइनॉरिटी हैं, यानी कि मुस्लिम्स, ईसाई, सिख, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। तो ये आपके 29 और 30 किसके अंतर्गत आते हैं? धार्मिक प्रशिक्षण का अधिकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। 31 क्या कहता है? 31 अब समाप्त हो गया है, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसके तहत इसको हटा दिया गया, ठीक है। 32 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार, ठीक है। इसको भाई समझ लीजिएगा कायदे से। इसमें क्या कहा गया है? इसको पहली बात तो जो B.R. अम्बेडकर साहब हैं, ठीक है, बहुत पतला हो गया क्या? चलो, ठीक है। B.R. अम्बेडकर साहब हैं, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। संविधान की आत्मा कौन है? आर्टिकल 32, ठीक है। इसमें कहा गया है आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट आपके 5 रिट जारी करेगा, जो कि है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। और बंदे प्रत्यक्षीकरण के अलावा आपका परमादेश भी है, और बाकी सारी चीजें, ऐसे 5 रिट हैं, ठीक है। तो ऐसे करके 5 रिट वो जारी करता है, जिसमें आपका सबसे प्रमुख जो है वो परमादेश है और बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। परमादेश किसके लिए? परमादेश आपके कोर्ट के लिए है, कोई भी कोर्ट हो। हाई कोर्ट किसके लिए जारी करेगा? हाई कोर्ट निचली कोर्ट के लिए जारी करेगा, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए जारी करेगा, ठीक है, कि भैया तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसको हमारे पास भेजो। तो ये है आपका परमादेश। और बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है?
कि कोई आदमी अगर 24 घंटे से ज्यादा गायब है तो उसको तुरंत निकालो वहां से और हमारे सामने पेश करो। ठीक है, तो चलो आते हैं भाई यहाँ पे। आर्टिकल 32 हो गया। आर्टिकल 33 क्या कहता है? ठीक है, आर्टिकल 33 कहता है सशस्त्र बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति। ठीक है, मतलब आपका जैसे बीएसएफ हो गया, है ना, बीएसएफ हो गया और पुलिस हो गई, तो इन सब के ऊपर आपका प्रतिबंध लगता है। नहीं तो भैया अगर प्रतिबंध नहीं लगेगा तो वो कहेगा कि भैया हमारा संघ बनाने का अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है संघ बनाने का, तो हम तो संघ बनाएंगे। तो वो अपनी एक मेंटेलिटी अगर कोई लेके घुस गया कि नहीं हमको तो बर्बाद करना है, तो वो फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो उसी लिए कहा गया है संसद का अधिकार है कि वो उनको प्रतिबंधित कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मार्शल लॉ लग गया, यानी कि आर्मी का रूल लग गया है, ठीक है, आर्मी की कोड को क्या कहा जाता है? आर्मी की कोड को कहा जाता है मार्शल लॉ। ठीक है, तो वो अगर लग गया है तो उस समय तक मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध हो जाएगा उससे। ठीक है, आर्टिकल 35 कहता है संसद द्वारा कुछ अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित कानून, यानी कि कुछ आपके जो अलग से जो कानून आते हैं उनके लिए जो प्रवर्तन है उनसे संबंधित कानून जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? वो संसद बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है भैया भाग 3। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले वीडियो में भाग 4 के लिए, और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपका भाग 4 भाग 5 पूरा कंप्लीट हो जाए। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो लेके चलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए एनवी एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।